Hello, good morning everyone. Today I'm going to take lecture for the chapter number 5 in pharmacognosy. Okay, मैं स्लाइड शेयर करूंगी. अगर आपको विजिबल है तो प्लीज मेरे को इन्फॉर्म करें. ओके, 1 सेकेंड. शो हो रही है जी. ओके. एक बच्ची ने भी कल बोला था कि रिवीजन कराना है. सारे बच्चे वैसे आए नहीं. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. देखिए, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग करने जा रहे हैं हम लोग. चैप्टर नंबर 5 है. क्रूड ड्रग मतलब वही जो पौधे जड़ों उनके रूट से जो मतलब हम पौधे के पार्ट्स लेते हैं और उनको क्या हुआ, कोई परेशानी, मैसेज आ रहे हैं प्लीज. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 5A 5B 5C. विश्वनाथ गुप्ता जी, इतना इम्पोर्टेंट है ना, इसमें आप कुछ भी मत छोड़िएगा. बल्कि अगर हमारी स्लाइड में भी कुछ छूटा है तो आप ठाकुर प्रकाशन से पढ़ लीजिए. 5A 5B 5C ये तीनों चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है. और मैं आपको ओरली अभी मैं आप सभी को क्वेश्चंस बोलूंगी, आप लोग वो नोट डाउन कर लेना, टिक लगा लेना, लिख लेना, जैसे भी आपका मन करे. ठीक है. लेकिन 5A 5B 5C ये तीनों चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें पास कैसे हों हम. पढ़िए अनीश, अभी हम चैप्टर पढ़ा लें कि आप लोग से पहले बात ही करनी है. चलो, हो सकता है कुछ बच्चे और ज्वाइन हो जाएं, तो रुक जाओ, मैं पहले क्वेश्चन है पूछो. कुछ पूछना है. शिवम. हाँ शिवम बताइए. मैम चैप्टर 7 में मैम कैसे करेंगे? चैप्टर 7 में है क्या? एक सेकंड. चैप्टर 7 है मैम मेडिसिन एंड आयुर्वेदिक प्रिपरेशन. एक मिनट मैम ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड आयुर्वेदिक. चैप्टर 7 है, देख रहे हैं. अच्छा, इसमें हिस्ट्री वगैरह है ना, पैथोजेनेसिस और ये सब, आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन. तो जो इसमें स्लाइड दी है ना आपको, जिसमें यूनानी, आयुर्वेदा, सिद्धा, ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ लो बस. इसमें बहुत ज्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं है, समझे. एनर्जी वेस्ट मत करो. एनर्जी वेस्ट करनी है तो चैप्टर 5A 5B 5C में वेस्ट करो और कहीं ना करो. ठीक है. और मैं चैप्टर 3 जा रही हूँ. वैसे अगर आप लोग के पास ठाकुर प्रकाशन है तो मैं क्वेश्चन को देखती हूँ. ठीक है मैम. ठाकुर प्रकाशन है क्या? क्या चीज? ठाकुर प्रकाशन है मैम. ठाकुर प्रकाशन है ना. तो सुनो, अब मैं बोलती जा रही हूँ, बहुत तुम लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है. तो देखो, एक तो स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी नोट करो. ठीक है. स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी. और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ये है आपका स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी के बाद जो है जो क्लासिफिकेशन, ये भी सर ने दिया है. अल्फा क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग. बाई चांस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन इतना इजी है कि तुम लिख लोगे, क्योंकि सर की जो स्लाइड्स है ना बहुत छोटे हैं. तो ये भी एक क्वेश्चन है. फिर उसके बाद अडल्टरेशन ऑफ क्रूड ड्रग जो होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना. और डिफरेंट मेथड ऑफ अडल्टरेशन ऑफ क्रूड ड्रग जो है ना, उसके सिर्फ हेडिंग पढ़ लेना. ठीक है. अडल्टरेशन बाई चांस आ सकता है. फिर उसके बाद ऑर्गेनोलेप्टिक इवाल्युएशन में क्या होता है कि इससे हम देखते हैं, तो जिसमें चित्र बने हुए हैं, सारे चित्र याद कर लेना, हेडिंग याद कर लेना, और ऑर्गेनोलेप्टिक होता क्या है उसकी डेफिनेशन याद कर लेना. ठीक है. एक्चुअली इवाल्युएशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को तौलना, परखना, वो होता है इवाल्युएशन का मतलब. क्वालिटी चेक करना. ऑर्गेनोलेप्टिक में हम उसके साइज, शेप, पत्ती, आकार, इन चीजों से जो तौलते हैं, समझते हैं, तो ये परखना. तो ये हो गया ऑर्गेनोलेप्टिक. इसकी बस हेडिंग करना, और डेफिनेशन 2 लाइन की है शुरुआत में कि टच, साइज, शेप, फिजिकल कैरेक्टर से हम पहचानते हैं. ठीक है. कौन है, मतलब अभी एक मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ, तो आप सभी जरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोग का मतलब ज्वाइन करूंगी और सबके जो भी प्रश्न है.
ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्या कहते हैं, ये पूछ सकता है कि स्टोमेटा ट्राइकोम के बारे में थोड़ा थोड़ा भाई जान। स्टोमेटल इंडेक्स। हाँ, स्टोमेटल इंडेक्स और ये सब जो है स्टोमेटा ट्राइकोम के बारे में थोड़ा थोड़ा पूछ सकता है, और बाकी इसमें कुछ पूछने का इसमें है नहीं, ठीक है। और देखो क्या कहते हैं, मैम वेन आइसोलेट नंबर ही पूछ सकता है। नहीं बेटा थोड़ी ना है, इतना परेशान स्टोमेटा ट्राइकोम बस इतने में खुश रहो, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है, इतना टेंशन मत लो। अब जो है इसके बाद आया ये आइसोलेशन वेसन जो होता है, देखो इसमें क्या है ना कि ये जितने हैं एल्कोलॉइड की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, ग्लाइकोसाइड की डेफिनेशन क्या है, टर्पिनॉइड की डेफिनेशन क्या है, वोलेटाइल टैनिन रेजिन, इन सब की डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट सबके, ग्लाइकोसाइड की डेफिनेशन और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ठीक है, और एक दो थेरापेटिक यूज, ठीक है, टर्पिनॉइड की डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और एक दो थेरापेटिक एप्लीकेशन या यूज, बस ऐसे ऐसे करके सबका बारे में दो दो लाइन पढ़ लेना कि टैनिन क्या होते हैं, टैनिन का केमिकल टेस्ट या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होता है, और टैनिन का प्रयोग क्या होता है, ठीक है, रेजिन क्या होते हैं, रेजिन का केमिकल टेस्ट क्या होता है, और रेजिन के प्रयोग क्या होते हैं, ठीक है, और इतना इतना पढ़ना और कुछ नहीं। फिर उसके बाद जो लग्जेटिव यहाँ से शुरू हुआ, देखो 5A 5B 5C मैं कह रही हूँ, स्लाइड्स भी हैं, पहले से उपस्थित कंटेंट भी है जो फार्मेसी पे है, और बाकी आपके पास ठाकुर प्रकाशन भी है। तो 5A 5B 5C में हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि वो मेडिसिनल प्लांट्स है, उसमें सभी आने के चांसेस हैं, लेकिन फिर भी जैसे एलो तो आता ही आता है, एलो है, कैस्टर ऑयल है, इसबगुल है, सिन्ना है, मतलब ये तो कंफर्म आते हैं। और इनका सबका क्या लिखना है हमें, इनका सबका हमें लिखना है बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट और यूज, ठीक है, और केमिकल टेस्ट अगर याद है तो एक तो तुम्हें ऐसे ही पता चल जाएगा कि एलो एल्कोलॉइड है कि ग्लाइकोसाइड है कि क्या है, तो केमिकल टेस्ट अगर तुम्हें जो भी एक केमिकल टेस्ट याद हो तुम ऐसे साइड में लिख ही देना, लेकिन बीएससी यूजेस इसमें कोई गड़बड़ मत करना, इसको एज इट इज लिखना है। केमिकल टेस्ट एक बार के लिए जो तुम्हें याद हो तुम इसका उसमें उसका उसमें भी लिख दोगे तो तब भी ये लगेगा कि पन्ने भरे हैं, ठीक है, नहीं कटेगा। लेकिन बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट और यूज गलत मत लिखना। यूज में तो 4-5 यूज तो ऐसे नहीं जो अपने मन से बना भी सकते हो। तो ये सारे हैं आपके बेटा। कि लग्जेटिव क्या है उसकी डेफिनेशन सबसे पहले, ठीक है, उसके अंदर आने वाले प्लांट। कार्डियोटॉनिक क्या है उसकी डेफिनेशन, फिर उसके अंदर आने वाले प्लांट्स के बीएससीसी यूजेस। कार्मिनेटिव रेगुलेटर क्या है, जो पेट को सही करते हैं, ठीक है, और पाचन तंत्र को सही करते हैं। एस्ट्रीजेंट क्या है, इनकी डेफिनेशन, इनके वो इसके अंदर आने वाले प्लांट्स आपके, ठीक है। तो ये सारा आपका है। फिर आया ड्रग अफेक्टिंग नर्वस सिस्टम, थोड़ी 2-4 इसका इंट्रोडक्शन 2-4 लाइन का। फिर इसमें देखो इतने सारे प्लांट्स हैं, बेलाडोना, इफिड्रा, ओपियम, ठीक है, ये सारी हायोसाइनस, ये सभी इसमें आप छोड़ नहीं सकते कि कौन सा वाला आएगा एग्जाम में कौन सा नहीं, ठीक है। और फिर एंटी हाइपरटेंसिव क्या होते हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन, बीपी को कम करते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही ड्रग है राउल्फिया। एंटीटेसिव, खांसी को दूर करते हैं, वसाका और टोलू बाल्सम। एंटी रेमेटिक, जोड़ों के दर्द को दूर करते हैं, इसमें कॉल्चिसियम सीड है। एंटी ट्यूमर, जो कैंसर को सही करते हैं, इसमें विनका और पोडोफाइलम है। एंटी डायबिटिक, जो शुगर मधुमेह रोग को ठीक करते हैं, इसमें बहुत सारी ड्रग है। कोविड भी आ सकता है, वैसे गोखरू बहुत आता है, गोखरू इम्पोर्टेंट है। हाँ, गोखरू इम्पोर्टेंट है, और पुनर्नवा भी आ जाता है, लेकिन गोखरू बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैम इसमें इसका क्वेश्चन, बड़ा गोखरू और छोटा गोखरू डिफरेंस क्या मैम, इसमें क्या बताएं? देखो इतना डिटेल में तो अभी हम पढ़े नहीं है, बड़ा गोखरू छोटा गोखरू, तुम कोई भी गोखरू याद कर लो, ऐसे तुमसे छोटा बड़ा करके नहीं पूछेगा। जो तुम्हें याद है वो डिप्लोमा लेवल पे है ना, जैसे बी फार्मा लेवल पे होता है तो बहुत घुस घुस के पूछता, ऐसे सिंपल गोखरू ही पूछेगा, उसके लिए परेशान नहीं हो, जो तुम्हें याद हो जाए। अब या तो कहो तो शाम मैं पढ़ के, एक्चुअली मेरा भी इम्तिहान चल रहा है, मैं पढ़ के या तो बता दूं कि छोटा। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, तुम गोखरू वाला क्वेश्चन कह रहे हो ना, चलो मैं इसको बीच में भी क्लियर कर दूंगी शाम तक, ठीक है, तो ये पढ़ लेना। फिर उसके बाद एंटी डिसेंट्रिक, जो पेचेस को दूर करते हैं, तो इसमें सिर्फ इपेकेकुन्ना ड्रग है, तो एक ही ड्रग है तो छोड़ना नहीं इसको, ठीक है। एंटी डिसइंफेक्टेंट, इसमें देखो क्या कहते हैं, नीम है और हल्दी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर एंटी मलेरियल है, एंटी मलेरियल में भी एक ही ड्रग है, छोड़ना नहीं, सिंकोना। ऑब्जेक्टोपिक में बस एक ही ड्रग है, अर्गट, छोड़ना नहीं।
विटामिन में सार्क लीवर, कॉड लीवर में से कुछ भी पूछ सकता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स में पपाया, पपाया भैया एंजाइम का भंडार है, ठीक है। और डायस्टेज, ठीक है। और पेनक्रेटिन भी उसी का एंजाइम है, पपाया वाला ही। तो ये एंजाइम पढ़ने हैं, यीस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर फार्मास्यूटिकल एड्स में देखो भाई, कायोलिन इंपॉर्टेंट है, लैनोलिक इम्पोर्टेंट है, अकेशिया ट्रैगाकंथ इम्पोर्टेंट है, अगार बहुत इम्पोर्टेंट है, ग्वारगम इम्पोर्टेंट है, और जिलेटिन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इतना तो मेरे नजर में इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सभी हैं, बीज वैक्स को हमने छोड़ दिया, छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। अब इधर देखो एक चीज, स्क्विल बहुत इंपॉर्टेंट है मिसलेनियस में, बेल, कटैचू, अश्वगंधा, तुलसी, गुग्गल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो 5A, 5B, 5C इसको छोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। राजन कौशल क्या कहना चाहते हैं? हाँ बताइए राजन जी। बताइए, बताओ राजन। हाँ जी बताइए मैडम। 5A 5B में बता दीजिए कौन कौन से क्वेश्चन याद कर ले। भैया बेटा, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई तुक्का नहीं लगेगा, इसमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इसमें कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए ये चैप्टर तीनों बहुत अच्छे से पढ़ना, और सिर्फ 4 ही चीजें पढ़नी है। यूजेस 2 केमिकल कंस्टिट्यूएंट याद करो और 2-4 यूज याद करो, ठीक है। और बायोलॉजिकल सोर्स गलती से भी गलत ना हो, फैमिली गलती से भी गलत ना करना, उसी पे नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये पढ़ लो अभी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पहले ये चैप्टर कंप्लीट कर दो और सबको फिर बाद में साइड में तैयार करना, ठीक है। अनीश क्या कह रहे हैं आप? बताओ अनीश। अनीश हेलो। हाँ अनीश बताओ। केमिकल टेस्ट सब में लिखना है? सब में नहीं लिखना है, अगर पूछता है तब तो लिखना ही लिखना है। तुम्हें 4 चीज याद हो जाए यही बहुत है, कि तुम 4 चीज याद कर लो, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, यूज, ठीक है। और केमिकल टेस्ट अगर तुमको सब नहीं याद करना है तो तुमको एक फंडा बताते हैं, कि अगर तुमको ये याद रहे कि ये ग्लाइकोसाइड्स में आता है, तो ग्लाइको जो शुरुआत में हमने कहा एल्कोलाइड का आइडेंटिफिकेशन, ग्लाइकोसाइड का आइडेंटिफिकेशन, टैनिन का, एक केमिकल टेस्ट तुम 4-5 के याद कर लिए तो सारी अगर ये दवाएं पता रहेंगी कि ये किसके अंतर्गत आती है, तो इसका कोई ट्रिक है मैम पता करने का? तो पूरे उसमें लिख दोगे तुम, ठीक है। ड्रग का कोई ट्रिक है, ये कौन, क्या इस ड्रग का कोई ट्रिक है, कौन एल्कोलाइड है, कौन ग्लाइकोसाइड है? क्या है बेटा, वो तो चैप्टर जब खुलेगा ना तो उसमें आपको सीधे सीधे बताया गया है। अब जैसे शुरुआत में ये वाला चैप्टर है बच्चों, ये वाला चैप्टर है 4 चैप्टर नंबर 4, तो उसमें जैसे एल्कोलाइड अगर बताए हैं तो उसके क्या कहते हैं, ड्रग्स के बारे में भी बताया होगा उसमें चार्ट में कहीं, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, और दूसरा जब तुम पढ़ रहे हो, अगर मान लो तुम, जैसे मैं यही कह रही हूँ कि तुम ये पढ़ रहे हो, लग्जेटिव भी पढ़ रहे हो, तो ये जब इनको डिटेल में पढ़ोगे ना तो कहीं कहीं लिखा होगा कम्स अंडर एल्कोलाइड या कम्स अंडर ग्लाइकोसाइड्स ऐसे करके, और नहीं तुम्हारे पास इतना टाइम है कुछ नहीं, तुम 5 केमिकल टेस्ट याद कर सकते हो शुरुआत के। एल्कोलाइड का एक आइडेंटिफिकेशन, टर्पिनॉइड का एक, ग्लाइकोसाइड का एक, वोलेटाइल का एक, और टैनिन का एक, रेजिन का एक। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 केमिकल टेस्ट याद कर लोगे। यही 6 केमिकल टेस्ट सबके साथ लिख देना, बस यही फंडा है। तुमको ये भी नहीं पता चल रहा है कि ये एल्कोलाइड है, ये ग्लाइकोसाइड, ये क्या है, 6 केमिकल टेस्ट याद कर लो और लिख देना, ठीक है। वो टीचर ये भी सोचेगा कि चलो इसने BSCC यूजेस सही से लिखा है, तो केमिकल टेस्ट इसको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा इसमें लिखना है, तो इसने 6 होके लिख दिया, तो आपका काटा नहीं जाएगा बल्कि उस पर 2 नंबर दे ही दिया जाएगा। तो 6 केमिकल टेस्ट फंडे के रूप में याद कर लो, एल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड, टर्पिनॉइड सबके जो भी हैं, 6 केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इसमें दिए हैं ठाकुर में, या जहां भी आपको छोटा मिले, तो वही 6 केमिकल टेस्ट याद कर लो, सब में वही लिख देना, ठीक है। यही एक फंडा हो गया, जैसे इंग्लिश में नहीं लिखते थे, एक सेंट्रल आइडिया याद कर लिया, एक बड़ा लॉन्ग तो वही लिख दिया, तो वैसे ही इसमें भी 6 केमिकल टेस्ट याद कर लो, सब में वही लिख देना। लेकिन झोल कहाँ नहीं हो सकता है, BSCC यूजेस में कोई झोल नहीं कर सकते बच्चों आप, वो पूरा ठीक से याद करना पड़ेगा। केमिकल कंस्टिट्यूएंट चाहे 2 याद करो, यूजेस में तो तुम बहुत सारा बना सकते हो और वो याद भी हो जा सकता है। जो नहीं याद होता है वो होता है बायोलॉजिकल सोर्स, ठीक है, उसको रटे रहो,
उसको रट पेपर एक बार बता दीजिएगा मैम, कैसे लिखना है? कैसे लिखना क्या है? मान लो कह दिए जैसे सिन्ना विन्ना की माइक्रोस्कोपी कह देते हैं। इसमें जानते हो ठाकुर में पीछे कहीं माइक्रोस्कोपी दी है, तो जिन जिन प्लांट की माइक्रोस्कोपी दी है उनका सबका याद कर लेना चित्र वित्र, और नहीं याद हो रहा तो तुम उसके पीछे भी ना परेशान हो, ठीक है? जो याद हो पा रहा है तुमसे तुम उतना याद करो, बात खत्म। BSCC यूजेस याद कर लो बस, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। लिखना कुछ नहीं है। कोई प्लांट पूछा तुमसे कि पूछा एलो के बारे में बताइए, बस एलो दिख गया तुम्हें, और क्या पूछना मतलब ही नहीं, सीधे तुम शुरू हो जाओ कि एलो 36 पेज का मैम आता है पेपर। केमिकल का। कॉपी कितने पेज का आता है मैम? उदित सर का जो है क्या कहते हैं वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देखे ही नहीं है। अरे कॉपी से क्या मतलब है, जितने भी पेज का आता है वहां हम कभी किसी से पूछे नहीं थे कि कॉपी कितने पेज का है। एग्जाम देने चले गए थे, जो याद है हमको बस ये जानने से मतलब है कि ये प्रश्न ही गलत है कि कॉपी कितने पेज का है। तुम ये देखो कि क्या क्या पढ़ना है। 5A 5B 5C पढ़ लो बस। केमिकल टेस्ट का हम तुमको फंडा बता दी कि 6 के 6 केमिकल टेस्ट याद कर लो, उन 6 के सब जगह घुमा घुमा कर लिख देना, और कुछ ज्यादा परेशान नहीं हो। कई पेज की कॉपी आती है, वैसे 40 पेज दोनों साइड मिला के आती होगी, इससे ज्यादा नहीं, तो इतना टेंशन मत लो इसका। पूरा भरना रहता है? बस दोनों साइड मिला के पूरा, ये थोड़ी कि 40 पन्ने मतलब 20 पन्ना होगा उसके दोनों साइड मिला के 40 हो जाएगा, ऐसा पूरा भरना रहता है मैम? तुमको जितना आता है उतना ही तो भरोगे। अगर पूरा भर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? कॉपी पूरी भरी रहनी चाहिए। मतलब ये हमारे सीनियर सिखाते थे कि कॉपी भर के आइए पूरी, जो भी उससे रिलेटेड आता हो, ठीक है? तो बच्चे भरते हैं, लेकिन हम क्या करते थे, जो जेन्युइन आंसर होता था वो लिखते थे। हाँ कुछ ऐसी जरूर, जैसे केमिकल टेस्ट वो जो 6 बता रहे हैं हम, 6 के 6 लिख दिया, पन्ना भर नहीं जाएगा। 6 के 6 केमिकल टेस्ट अगर तुम रटे और कोई भी आया तो पन्ना वैध, लेकिन शुरुआत में 6 केमिकल टेस्ट ना लिख देना, शुरुआत में बायोलॉजिकल सोर्स लिखना, ठीक है? केमिकल कंस्टिट्यूएंट यूज लिखना। अभी एक कौन है, क्या कहते हैं, आलोक। हाँ बताओ आलोक। हाँ बताओ। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग, बताओ। छवि भी आ रही है क्या? हाँ क्या है बताओ। छवि कहाँ से? हेलो। लड़कियों के भी क्वेश्चन बहुत लेने। हाँ बताओ। हेलो। हाँ बताओ। हेलो हेलो। हाँ मैम, आवाज जा रहा है क्या मेरा? हाँ आ रहा है आवाज, बताओ। हेलो। मैं ये बोल रहा हूँ मैम कि आप पढ़ाना स्टार्ट करो, ये सब पूछते रहेंगे। और ये बेंगलोर का पेपर का कुछ डेट अभी आया नहीं मैम, कर्नाटक बोर्ड का। अच्छा आप बेंगलोर वाले हो, ओके ठीक है। मैं अभी देखती हूँ, आप अपने साइड से वो क्या कहते हैं कट करिए, लीव करिए। छवि आप अपना क्वेश्चन बोलिए, 1 मिनट। हेलो मैम, मैं ये पूछ रही थी कि एनाटॉमिकल स्टडीज जो है मैम, वो तो ठाकुर पब्लिकेशन में एक भी स्ट्रक्चर की नहीं दी, क्या ये हमारे सिलेबस में है? क्योंकि सिलेबस में भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है एनाटॉमिकल स्टडीज। कौन सी स्टडी? एनाटॉमिकल स्टडी। ये कौन है? आपकी तरफ से शोर आ रहा है क्या छवि? नहीं, नो मैम, नो मैम, शायद उन्होंने कट नहीं किया जो। देखो अब यहाँ पे मुझे वो शो नहीं हो रहा है कि मैं उनको हटा दूं, ठीक है? हाँ छवि, हाँ अपना क्वेश्चन मैं उस पर जरा ध्यान दूं। आपका एनाटॉमिकल स्टडी जो है स्ट्रक्चर की, जैसे पैनल क्लो व्हाटएवर इट इज। हाँ माइक्रोस्कोपी जैसे आज आती हैं, हाँ माइक्रोस्कोपी आती है। हाँ तो इसमें से, लेकिन एक चीज है ना कि अभी तुमसे जितना याद हो जाए, तुम सेलेक्टिव कोई 8-10 याद कर लो, ठीक है? तुम्हारे पास सॉल्ट पेपर तो होंगे जो ऐसे इस टाइप के होते हैं, देखो सरल वगैरह के ऐसे होते हैं। प्रीवियस ईयर तो है। हाँ तो इनमें जो इम्पोर्टेंट हो ना, वही कोई 8-10 स्ट्रक्चर याद कर लो। मैम लेकिन ये सारे याद, ये हमारे सिलेबस में तो नहीं दिया हुआ, जो मतलब जो सिलेबस में नहीं लिखा है कहीं। मैम माइक्रोस्कोपिक स्टडीज तो कहीं नहीं लिखा है। अच्छा स्टडी मैम क्रूड द्वारा कह रहे हैं कि मतलब वो तो वैसा स्टडी ना, माइक्रोस्कोपिक तो नहीं है। हाँ माइक्रोस्कोपी कहीं लिखा नहीं है, ये बात तो है। लेकिन जो मतलब पेपर होते थे पहले, मैम पहले वाले में प्रीवियस ईयर में तो दिया हुआ है, लेकिन मैम ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैम को ये करना है। अच्छा अगर देखो छोड़ना हो
ठीक है, एक दो देखो, तब भी 3-4 पता नहीं क्या करेंगे ये लोग, कुछ पता नहीं है। 3-4 तैयार कर लो, जैसे सिन्ना है, फेनल है, गोखरू है, ठीक है। 3-4 कुछ ऐसे ही देख लेना अगर टाइम मिले तो, ठीक है। और नहीं मिले टाइम तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तुम चैप्टर 5A, 5B, 5C सर्च कंसंट्रेट कर रही हूँ, मुझे कहीं सिलेबस मैंने 2-3 जगह देखा, लेकिन मुझे दिखा नहीं कहीं भी माइक्रोस्कोपिक जैसे कहीं पूछ मतलब कि तो चलो सिलेबस में मेंशन किया है तो। छोड़ दो, परेशान मत हो उसके लिए, क्योंकि अभी इतना कुछ मैम है क्या जिससे हम पास हो सकते हैं, तो हमें वो तैयार करना चाहिए, ठीक है। ठीक है तो तुम उसके लिए परेशान मत हो, ठीक है। और 5A, 5B, 5C में कुछ छोड़ना नहीं, कुछ भी आ सकता है उससे, कुछ भी, ठीक है। 5A, 5B, 5C तो वो सही से तैयार करना है। केमिकल टेस्ट के लिए मैंने क्या बोला कि शुरुआत में जो चौथा चैप्टर है जिसमें एल्कोलॉइड के बारे में सबकी किया है, एक-एक करना। सबके एक केमिकल टेस्ट याद कर लो, आइडेंटिफिकेशन। तुमको ना समझ में आए, मान लो पूछ लिया डायसोजेनिन, वैसे तो वो क्या है, ग्लाइकोसाइड्स है, लेकिन फिर भी नहीं याद है, तुमको 6 के 6 हेडिंग डाल के लिख दो केमिकल टेस्ट। लेकिन सबसे पहले क्या लिखोगी, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, यूज, फिर लास्ट में केमिकल टेस्ट, वो भी 6 के 6 हो गए। तो टीचर काट भी नहीं पाएगा और नंबर भी देगा, उसकी मजबूरी कि बच्चा कंफ्यूज हो गया है, ठीक है। और पन्ना भी भर जाएगा, तो ये वाली चीज कर देना, ठीक है छवि। हाँ जी, ओके। हाँ बस, बहुत ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो और BSc यूजर्स खूब रट लो, एक जगह लिख लो कहीं पे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम से पहले भी अगर रिवाइज करना है तो लिखा रहेगा तो कर लोगी, याद करते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है। ओके। ओके, रेशमा 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 बताओ। बताओ रेशमा। हम रेशमा हैदराबाद से बोल रहे हैं, हमारे एग्जाम्स मई में एंड हो गए थे। आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत इको आ रहा है आपकी आवाज में। हाँ मैडम, अभी सुनने आ रहा क्या? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हमारे एग्जाम्स हो गए मैम हैदराबाद में, अच्छा अच्छा, जो मई में हो गए थे। अभी केमिस्ट्री नहीं लिखी मैम, जैसा कॉग्निशन नहीं लिखी मैम, डर के मारे। बाद में आपने फिजिक्स पढ़ाया था ना, एनाटॉमी पढ़ाया था ना, और सोशल फार्मेसी में पढ़ के लिख के आए, वो 3 सब्जेक्ट, ये 2 सब्जेक्ट रह गए मेरे, अभी सबकी लिखने का है नहीं। आपने एग्जाम नहीं दिया है कोग्नोसी का, ये कह रहे हो? हाँ मैम, हाँ। अच्छा, तो अभी आपको बैक पेपर भरवाएंगे तो आपको एग्जाम देने को मिलेगा। हाँ हाँ तो यही पढ़ लेना तब। चलो बेटा, मतलब आप कोई नहीं, आप तो हैदराबाद से हो, अभी आपकी टेंशन नहीं है। अभी यूपी वालों का कल से स्टार्ट है, थोड़ा उनको हम बता दें इम्पोर्टेंट, ठीक है। आप ये तैयार करते जाइए जो बताया जा रहा है आपको, ठीक है। ओके, हाँ देखो हमने कहाँ तक बता दिया था, 5A, 5B, 5C बता दिया था कि ये पूरा आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग, चैप्टर नंबर 6। इसमें जो है बहुत बढ़िया सर ने छोटा करके लिखवाया है, कॉटन, सिल्क, वूल, ठीक है। तो ये आराम से पढ़ लेना। सूचर लिगेचर में बहुत पूछा जाता है, सूचर और लिगेचर, इसमें डिफरेंस पूछ लेता है, ठीक है। और सर्जिकल कैटगट बाई चांस पूछ ले, सूचर लिगेचर, सर्जिकल कैटगट, कॉटन, सिल्क, वूल में कुछ भी आ सकता है। चैप्टर नंबर 7 में इसमें जो है आयुर्वेदिक सिस्टम, इसमें ये जो चारों सिस्टम है ना, आयुर्वेदिक और क्या कहते हैं सिद्धा और यूनानी, इन सब के बारे में छोटा छोटा पूछ लेता है, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और ये सब कुछ नहीं है, भस्म, लेह, चूर्ण, तैल, गुत्तिका, अश्व, अरिस्ता, वैसे तो पूछता नहीं है इसके बारे में। इसमें बस यही पूछेगा कि क्या कहते हैं आयुर्वेदिक, यूनानी और जो भी आपके हैं होम्योपैथी, ये सारे सिस्टम्स के बारे में छोटा छोटा आपको लिखना पड़ेगा, बस चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 8 में आपका क्या है कि रोल ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स इन नेशनल इकोनॉमी एंड देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल। तो ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है ये, इसमें मैं कह दूं कि ये याद कर लो तुम, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8 को आप छोड़ भी सकते हो एक तरह से, अभी याद करने के उद्देश्य से जितना मैं बोल रही हूँ ये आप कर लो, उसमें फंसने के चांसेस ज्यादा हैं। हाँ, न्यूट्रास्यूटिकल एक चीज है, इसकी स्लाइड सर ने दी थी बहुत बढ़िया, तो आप उससे न्यूट्रास्यूटिकल को थोड़ा तैयार कर लीजिए। हाँ, यहाँ पे ये है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन और इसका एप्लीकेशन। प्रोबायोटिक क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन और इसका एप्लीकेशन, यूज। प्रीबायोटिक क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन और इसकी एप्लीकेशन। डाइटरी फाइबर क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन, इसकी एप्लीकेशन।
ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसकी एप्लीकेशन। स्पाइरुलिना क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसकी एप्लीकेशन। कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन, इसकी एप्लीकेशन। सोयाबीन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसकी एप्लीकेशन। गार्लिक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसकी एप्लीकेशन। ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेशन टाइप कुछ आता है ना तो लोगों को क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होती है, तो ये आ जाते हैं छोटे छोटे में या जैसे भी। फिर हर्बल कॉस्मेटिक में भी जो सर ने आपको नोट्स दिए है उससे आप लास्ट में आप कर लीजिए। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी, और ये जो कल चैप्टर नंबर 11 पढ़ाया गया था, चैप्टर नंबर 11 में मैसरेशन, डाइजेशन, परकोलेशन, ठीक है, ये बहुत अच्छे से पढ़ना। और सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन, ठीक है, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन और इन्फ्यूजन डिकॉक्शन, ठीक है, और क्रोमेटोग्राफी थोड़ा बहुत। ठीक है, सबसे लास्ट में क्रोमेटोग्राफी थोड़ा बहुत। तो मैसेरेशन, डाइजेशन, परकोलेशन, कंटिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन और जो है इन्फ्यूजन डिकॉक्शन और जो है क्या कहते हैं क्रोमेटोग्राफी, ये आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं बस, क्योंकि इसमें से एक एक लाइन का दो क्वेश्चन, दो नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिफरेंस पूछ लेंगे, कुछ पूछ लेंगे, ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन क्या है, अब डाउट मत रखो, रटना शुरू करो बस। शिवम, हाँ बताइए। मैम चैप्टर 10 में मैम एलोवेरा जेल का इसमें केमिकल पूछ सकता है मैम, ये रोजमेरी ऑयल और सैंडलवुड ऑयल में मैम इम्पोर्टेंट है। मैं यही तो कह रही हूँ तब से, चैप्टर नंबर 5 में यही तुमको रटना है। बायोलॉजिकल सोर्स फैमिली, चैप्टर नंबर 10 में मैम, चैप्टर नंबर 10 में भी है वो जूस वगैरह, तो तुम अगर 5 में याद कर चुके हो उसे तो वही सेम वहां लिख देना। रोजमेरी ऑयल मैम, सैंडलवुड ऑयल, ये सब इम्पोर्टेंट है मैम। हाँ सैंडलवुड, हाँ ये मैंने नहीं देखा कि चैप्टर 10, एक मिनट रुको। हाँ सैंडलवुड ऑयल इम्पोर्टेंट है, मैंने इम्पोर्टेंट है। नहीं रुको, आलमंड ऑयल तो देखो पढ़ाया था, एलोवेरा जेल पढ़ाया था, तो एलोवेरा जेल तो उसमें था, आलमंड ऑयल भी शायद पूछ सकते हैं। नहीं इम्पोर्टेंट नहीं, रोजमेरी ऑयल तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ। और क्या है, ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल है। ठीक है, रोजमेरी ऑयल का क्या वैसे उपयोग क्या है इसका, अगर उपयोग किसी बहुत खतरनाक बीमारी में है तो पक्का आएगा। ठीक है, और सैंडलवुड, हाँ सैंडलवुड मोस्ट है, सैंडलवुड मोस्ट है, आता है ये। ठीक है, बीबी से क्वेश्चन पेपर में मैं इसमें सैंडलवुड और लवेंडर, यस मैम इसमें आता है दोनों। ठीक है, सैंडलवुड और लवेंडर। और रोजमेरी तो मुझे नहीं लग रहा है, ऑलिव ऑयल, लवेंडर, लवेंडर ऑयल और सैंडलवुड ऑयल। ठीक है बच्चों, ये कर लेना। एलोवेरा तो वहां याद ही कर रहे हो, और कुछ छूट रहा है मुझसे, और तो कुछ छूटा नहीं। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट याद करना है, क्या करना है इसमें, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी याद करना है। हाँ सब याद, ऑलिव ऑयल का, बायोलॉजिकल सोर्स फैमिली, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, ऑब्लिगेशन। ठीक है, और केमिकल टेस्ट का तो फंडा बता ही दिया कि 6 के 6 स्टार्टिंग में याद कर लो, चैप्टर नंबर 4 से सब वही लिख देना, क्योंकि अभी डिफ्रेंशिएट करना कि कौन एल्कलॉइड है कौन ग्लाइकोसाइड है, तुम्हारा पेपर ही छूट जाएगा। तो 6 केमिकल टेस्ट याद कर लो, सब में वही लिख देना। ठीक है, तो इसमें यही याद करो। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, एलोवेरा जेल, आलमंड ऑयल और जो है लेवेंडर ऑयल, ऑलिव ऑयल और रोजमेरी ऑयल वैसे देख ही लेना, चलो याद हो जाए तो। सैंडलवुड बस, सिर्फ बीएससीसी यूजेस, मतलब इसका मतलब चैप्टर नंबर 10 के भी बीएससीसी यूजेस याद करने हैं हम लोग को, 5 और 10। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जान इसी पे लगा दो, फिर बाकी जितने चैप्टर है ना उनको एक बार में शुरू करना, वो थेरी है उनको एक बार में खत्म करना। अभी या तो पहले उन्हें खत्म कर लो, इनको बाद में स्टार्ट करो, या थोड़ी कॉन्फिडेंस ले लो कि चैप्टर 5 तैयार करो, उसके बाद कोई और चैप्टर तैयार करो जो बीएससीसी यूजेस के अलावा हो। फिर जब वो चैप्टर तैयार हो जाए तो 5B तैयार करो, फिर कोई और 2 चैप्टर तैयार करो। ठीक है, जो थियोरेटिकल है, ऐसे करके थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब किसी को कुछ पूछना है? शिवम, हो गया आपका डाउट क्लियर? प्रशांत, हाँ है प्रशांत, हाँ प्रशांत बताओ बेटा। मैम जो आपने आगे चैप्टर छुपाया मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, जिसमें वोलेटाइल और एसेंशियल ऑयल, ये इम्पोर्टेंट नहीं? वोलेटाइल एसेंशियल ऑयल बेटा बताए थे पीछे
कि सबका सिर्फ डेफिनेशन लिखो और एक उसका प्रयोग लिखो, केमिकल टेस्ट लिखो। बताए हैं अभी, आप सुन नहीं पाए हो शायद। मैंने कहा था एल्कोलाइड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, फिर कहा था उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और उसका एप्लीकेशन। फिर जैसे इसी तरह टर्पिनॉइड में भी उसका डेफिनेशन, उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और उसका एप्लीकेशन यूज। ठीक है, दो दो लाइन का, एक एक लाइन ऐसे करके। और आप लोग छोड़ के कुछ मत आना, चाहे आपको उससे संबंधित 4 ही लाइन आए, लेकिन लिख के आना। ठीक है, वो मैंने बोला है पीछे, आप ध्यान नहीं दिए। अभी कोई डाउट है समझाने में कि क्या क्या पढ़ना है? बताओ प्रशांत। चला गया आलोक। हाँ आलोक बताओ। अच्छा, इतना टाइम यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, कल एग्जाम है। अब बस मैं आप लोग तसल्ली ले लीजिए, फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग। हेलो मैम, डाउट तो नहीं है कुछ, लेकिन पूरा चैप्टर हो गया मैम, पूरा चैप्टर हो गया, पूरा सिलेबस। कहाँ पूरा सिलेबस हो गया? उसमें छोटा नहीं हुआ? 5A मैम पूरा कोई तोड़ नहीं है इसमें कुछ। मैम ABC जो ABC है इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएगा। हाँ, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आता है। और अगर मैम, अगर मतलब मान लो आप बोल रहे हो कि क्वेश्चन छोड़ के मत आना, मान लो अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहेगा उसका, उससे रिलेटेड कुछ आ रहा होगा तो वो लिख के आना, कुछ तो याद रहेगा 2-4 लाइन। और केमिकल टेस्ट 6 को फंडा बताए हैं कि 6 केमिकल टेस्ट, तो वो 6 के 6। मैम तुलसी का, बिनाका का, रुल्फिया का और अश्वगंधा, धतूरा, उसके बाद अफीम, उसके बाद चारमुंगरा ऑयल का, और उसके बाद नीम का, टर्मरिक का, सब पे मार्क कर लिया मैंने। इसमें फैमिली है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूट है, यूजेस है, और बोटानिकल सोर्स है, बोटानिकल सोर्स। हाँ, तो बोटानिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, यूजेस, फैमिली, ये याद कर लीजिए। मैं बार बार देखो, मैं यही कह सकती हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहे। चैप्टर 5 और चैप्टर 10, ठीक है, ये ठीक से जरा ध्यान से तैयार करो। लेकिन मैम मेरा मेरे पास यार 2020 का मतलब मैम वो है नहीं मेरे पास, क्या सिलेबस, मेरे पास पुराना वाला सिलेबस है। नेट पे तुरंत मिल जाएगा, 2 मिनट में नेट पे मिल जाएगा। और उदित सर ने तो डाला ही होगा सिलेबस, तो वहां पे भी देख सकते हो। ठीक है, और आपके पास मोबाइल है, गूगल है, आपको बीटीई का सिलेबस नया मिल जाएगा तुरंत। ठीक है, ठीक है मैम। अब मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, अभी किसी को डाउट नहीं है ना? पढ़ लेना और हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लग्जेटिव क्या होते हैं, डेफिनेशन के हिसाब से देखिए कि ये ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, वो भी किसके ट्रीटमेंट में? कॉन्स्टिपेशन के, कब्ज के। ठीक है, कब्ज के क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। हीमोरॉइड्स, जो खूनी क्वेचिस पॉटी होती है, उसमें यूज होते हैं। तो इस या एनी काइंड प्रिपेयर द बॉवल, जैसे मल का निर्माण करने में, या एनी काइंड ऑफ प्रोसीजर, मतलब कुल मिला के लग्जेटिव पॉटी कराने के लिए प्रयोग होते हैं। तो इसमें बावल का निर्माण करना, कब्ज दूर करना, खूनी पेचिस को दूर करना, ये सब काम इसका होता है। और वैरायटी ऑफ लग्जेटिव मिलते हैं हमें मार्केट में, जैसे कि स्टिमुलेंट है, सलाइन है, बल्क फॉर्मिंग, स्टूल सॉफ्टनर और लुब्रिकेंट टाइप के। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, ये सब पीछे आपका दिया हुआ है कि लग्जेटिव कैसे कैसे काम करता है। तो आपको देखो, ये सब अभी मैं इस पे नहीं जाऊंगी, हम सीधे एलओ पे जाते हैं। एलओ पे जाते हैं तो एलओ कहाँ से मिलता है हमें? बायोलॉजिकल सोर्स इसका अगर देखें तो एलओ हमें मिलता है एलो बार्बेडेंसिस से। एलो, तो इसमें से एक नाम भी याद हो जाए तो आप एक नाम याद कर लो बायोलॉजिकल सोर्स का। फैमिली क्या है? फैमिली इसकी है एस्फोडिलेसी या लिलिएसी। अर्लियर इसे लिलिएसी कहते थे, लेकिन अभी इसको एस्फोडिलेसी कहते हैं इसकी फैमिली को। तो एलो कहाँ से मिला? एलो बार्बेडेंसिस से मिला और इसकी फैमिली एस्फोडिलेसी है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसके क्या है? बार्बालोइन एक याद हो जाएगा, बीटा बार्बालोइन याद हो जाएगा, आइसोबार्बालोइन। अगर ये तीन भी याद हो जा रहे हैं तो आप बहुत आराम से खुश होकर इसे याद कर लीजिए बस। अब आगे बढ़िए, थेरापेटिक यूज देखिए तो ये अल्सर में यूज होता है और स्टमक अल्सर में यूज होता है। ठीक है, माउथ अल्सर
और स्टमक अल्सर एक यूज हो गया। ये स्किन इरिटेशन, अगर कहीं पे आपको खुजली, खाज, जलन हो रही तो वहां पे स्किन को मुलायम करने में यूज होता है। अगर कोई जल गया तो वहां पे इसका उपयोग है। एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इसका प्रयोग है। और लोशन या जेल की तरह स्किन पे लगाया जाता है, मॉइस्चराइज किया जाता है स्किन को। और ये सोराइसिस जो स्किन की एक बहुत गंदी बीमारी होती है, स्किन झड़ती है, इसमें टूटती, बार बार स्किन झड़ने लगती है, तो उस बीमारी को सही करने के लिए भी प्रयोग करते हैं, उसके सिम्टम्स को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए। फिर आया कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो है इसको हम रिसिनस ऑयल भी कहते हैं, कि बाई चांस इस नाम से पूछ ले रिसिनस ऑयल, ठीक है, तो भी आपको यही लिखना है बायोलॉजिकल सोर्स। और बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या है कि ये ऑब्टेन्ड होता है किससे? सीड्स ऑफ रिसिनस कम्युनिस। तो कैस्टर ऑयल किससे मिला? बीजों से मिला। किसके बीजों से? रिसिनस कम्युनिस के बीजों से। फैमिली इसकी U4BAC है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसका रिसिनोलिक एसिड है। और क्या कहते हैं इसमें सिर्फ रिसिनोलिक एसिड, आइसोरिसिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड और आइसोस्टेरिक एसिड, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये आपके केमिकल कंस्टिट्यूएंट हो गए। थेरापेटिक यूज, ये क्या कहते हैं, पॉटी करवाता है, स्टिमुलेंट डेफिकेशन, कैथार्टिक है, मल निकलवाएगा, लुब्रिकेंट करेगा, कि जैसे बहुत टाइट स्टूल्स होंगे तो छिल जाता है ना, खून निकलने लगता है पॉटी की जगह से, तो मुलायम कर देगा कि जिससे आसानी से स्टूल्स मल त्याग हो, ठीक है। और साथ ही साथ ये ग्रीस के रूप में काम करता है, चिकनाई देने के लिए मशीनों में, पॉलिश के रूप में, प्रिंटिंग इंक के रूप में, ठीक है। और इस साथ ही साथ ये कैप्सूल बनाने में भी प्रयोग होता है, पेस्ट बनाने में प्रयोग होता है, क्रीम, जेली, लिपस्टिक, परफ्यूम, हेयर ऑयल, सोप, ये सब बनाने में, ठीक है। कैस्टर ऑयल केक जो है मैन्योर के लिए यूज होता है, नाखूनों को सही करने के लिए। अब आया सेना। सेना जो है ये किससे मिलता है हमें? सेना हमें मिलता है लीफलेट्स, पत्तियों से मिलता है। किसकी पत्तियों से? कैसिया एक्यूटिफोलिया। कैसिया एक्यूटिफोलिया से मिलता है सेना। इसकी फैमिली लेग्यूमिनेसी। सेना के अंदर सेनोसॉइड ए और सेनोसॉइड बी होता है। अगर ये दो नाम भी याद हो जाए तो बहुत है आपके लिए। और उसके बाद क्राइसोफेनॉल, इमोडिन, ये इसमें उपस्थित होते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं इसमें, इतना याद कर लिए बस, सेनोसाइड है, सेनोसाइड बी, ये अगर आप सेना ठीक से याद करना बच्चों, आता बहुत है सेना, ठीक है। और इसका काम फिर इसमें क्या कहते हैं, शुगर पार्ट इसमें जो होता है, सेनोसाइड C and D, सेना लीफ आल्सो कंटेंट। तुम जितना ए बी याद कर लो बस, कि सेनोसाइड ए होता है, सेनोसाइड बी होता है, क्राइसोफेनॉल होता है, एमोडिन होता है, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, बस खत्म। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये भी लग्जेटिव की तरह काम करते हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन में होने वाली जलन या दर्द को दूर करते हैं। कार्बोनेटिव की तरह प्रयोग होते हैं, ठीक है। अंदर स्टमक में ठीक से ब्लड सर्कुलेशन करा के डाइजेशन प्रॉपर कराते हैं। कैथार्टिक, मल निकलवाने में काम आते हैं, ठीक है, कैथार्टिक की तरह। और कार्डियोटॉनिक जो है, जो हार्ट डिजीज में काम आते हैं। ऐसी ड्रग्स जो कि हार्ट रेट को लोअर करती हैं, अगर बढ़ी हुई हार्ट रेट है तो उसको लोअर करेंगी, आइनोट्रोपिक इफेक्ट दिखाएंगी, मतलब हार्ट रेट को कंट्रोल करेंगी, ठीक है। जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं, जैसे डिजिटेलिस, डिजिटेलिस जो है इसे हम फॉग क्लब भी कहते हैं, फिंगर फ्लावर भी कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से होती है। इसका सीधे हमें बायोलॉजिकल सोर्स देखना है कि हमें डिजिटेलिस परप्यूरिया से मिलता है, वो भी किससे? पत्ती। किसकी पत्ती? डिजिटेलिस परप्यूरिया की। फैमिली इसकी स्प्रोफुलरेसी, ठीक है। इसमें क्या उपस्थित रहता है? इसमें क्या कहते हैं, परपुरे ग्लाइकोसाइड ए उपस्थित है और बी उपस्थित है, परपुरे ग्लाइकोसाइड ए और बी, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो है क्या कहते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स हैं, और परपुरे ग्लाइकोसाइड ए और बी है, जिसमें नाम है ग्लूकोजिटोलॉक्सिन। जो प्राइमरी, ये नाम याद रखना कि एक तो इसमें प्राइमरी सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स हैं, परपुरे ग्लाइकोसाइड ए और बी है, और उसका नाम है ग्लूकोजिटोलॉक्सिन, ठीक है। और इसमें और कुछ यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है, इतना केमिकल कंस्टिट्यूएंट बहुत है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, जैसे ये अगर आपसे याद हो जाए ये वाला चार्ट, कि परपुरे ग्लाइकोसाइड ए को एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस की गई तो डिजिटॉक्सिन बना और ग्लूकोज बना, फिर उसकी हाइड्रोलाइसिस की गई तो क्या बना, जिटॉक्सिजेनिन और 3 डिजिटॉक्सोज बना। और ये परपुरा ग्लाइकोसाइड, तो ये दोनों जरूर याद कर लेना बच्चों, ये और ये, ठीक है। और शुरुआत में बस यही कि इसके पास प्राइमरी और सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स है,
परपुरे ग्लाइकोसाइड ए और बी है, और ग्लूकोजिटोलॉक्सिन है जो यहाँ पे कहीं पे, हाँ ग्लूकोजिटोलॉक्सिन है इसके पास, वो एक नाम याद कर लेना। ये दोनों, क्योंकि ये आता है डिजिटैलिस बहुत, जैसे सिन्ना बहुत आता है वैसे डिजिटैलिस आता है, क्योंकि हार्ट में इसका असर है ना। ये क्या करता है, बढ़ी हुई हार्ट रेट को घटाता है, तो स्टिमुलेटरी इफेक्ट देता है हार्ट पे, और साथ ही साथ ये ट्रीटमेंट करता है हार्ट की कंप्लेंट्स का, हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर, इन सारी दिक्कतों को सही करता है। ये हार्ट बीट को स्लो करता है, यहाँ पे लिखा है कि हार्ट बीट को स्लो कर रहा है, और क्या कहते हैं, इट इनेबल हार्ट टू बीट मोर स्लोली, पावरफुली और रेगुलरली। ठीक है, स्लो भले होगा लेकिन पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट होगा और रेगुलर नियमित अंतराल पे होगा। और साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, यूरिन का फ्लो बढ़ा दे रहा है और ब्लड वॉल्यूम को घटा दे रहा है, जिससे कि हार्ट का लोड कम हो जाए। हार्ट का लोड कैसे कम किया, खूब सारा यूरिन निकाला, ब्लड वॉल्यूम कम किया, तो हार्ट का लोड क्या है, हार्ट यही तो करता है ना, खूब ब्लड पंप करता है। तो जब उसको कम ब्लड मिलेगा पंप करने को, तो हार्ट रेट बढ़ेगा नहीं, उसमें कोई पेन होगा नहीं, तो लोड कम कर दिया जब तक कि वो व्यक्ति परेशान है, बीमार है उस संक्रमण से। फिर और क्या किया इसने, हीमोरहेज में काम आया, इन्फ्लामेशन में काम आया, और इपिलेप्सी और मेनिया में काम आया, तो ये यूज हो गया इसके। अर्जुना का देखिए, ये भी हार्ट में आती है, बहुत पूछा जाता है अर्जुना को भी। ये किससे मिला, ये स्टेम बार्क से मिला। ठीक है, ये प्लांट पेड़ के किस हिस्से से मिला, छाल से मिला, और इसका नाम क्या है, टर्मिनेलिया अर्जुना से मिला। किस टर्मिनेलिया अर्जुना की छाल से अर्जुना मिला हमें, इसकी फैमिली कोम्ब्रिटिएसी है। ठीक है, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इसमें क्या उपस्थित है, इसमें टैनिन उपस्थित है। क्या उपस्थित है, टैनिन। दूसरी चीज उसके बाद क्या कहते हैं, ड्राई बार्क ऑफ स्टेम कंटेन 20 से 24% टैनिन, वेर एज दैट ऑफ द बार्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लोअर ब्रांचेस। तो हमें इसमें नहीं याद करना है कि इसमें 20 to 24% टैनिन है। फिर उसके बाद इसमें क्या कहते हैं, आगे कोई विशेष नाम नहीं दिख रहा है, बस इतना याद रखो कि 20 से 24% टैनिन है। अगर आपको कोई और कंस्टिट्यूएंट भी कहीं दिख रहा है तो आप उसे लिख देना, लेकिन नहीं तो टैनिन इसमें उपस्थित है, बस इतना लिखो। थेरापेटिक यूज क्या है इसका, कि ये डायूरेटिक, मूत्र बढ़ाते हैं, यूरिन आउटपुट, एस्ट्रिंजेंट का काम करते हैं, साथ ही साथ ये लोअर करते हैं ब्लड प्रेशर को और हार्ट रेट को, और ये जो है क्या कहते हैं, जो भी कार्डियक डिजीजेस होती हैं उनको सही करने में इनका प्रयोग होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखते हैं, और अस्थमा में इसका प्रयोग होता है, सांस नहीं फूलने देता है, तो अर्जुन का बड़ा प्रयोग है। ठीक है, अब आया कार्मिनेटिव और जीआई रेगुलेटर्स क्या होते हैं। कार्मिनेटिव सूदिंग मेडिकेशंस होते हैं जो पेन होता है स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर, या फ्लैटुलेंस गैस बनती है। ठीक है, इन सारी चीजों को क्या कहते हैं, और या पेरिस्टालसिस, मरोड़, क्रमाकुंचन गति बहुत ज्यादा हो रही है, तो उन सब चीजों को ये रेगुलेट करते हैं कार्मिनेटिव। ज्यादा पेरिस्टालसिस गति नहीं होगी तेज, दर्द नहीं होगा इंटेस्टाइन स्टमक में, गैस नहीं बनेगी, तो ये सब काम करते हैं। इसके एग्जाम्पल है फेनल, कोरिएंडर, कार्डेमम, क्लोव, सिनामोन। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेगुलेटर जो होते हैं उसमें क्या कहते हैं, कोलागोग्यू है, एंटी एमिटिक है, एपेप्टाइजर, एस्टोमैचिक है, ये इसके प्रयोग हैं। ठीक है, कि कौन कौन होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेगुलेटर। तो अभी हमें उस पर इतना नहीं जाना है, हमें मेन जानना है कोरिएंडर पे। कोरिएंडर जो है धनिया आपका, ये किससे मिलता है, राइप फ्रूट्स ऑफ कोरिएंडरम सटाइवम, फैमिली अम्बेलिफेरेसी। केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसमें वोलेटाइल ऑयल होता है, और इसमें बहुत सारा विटामिन ए होता है, इसमें फिक्स्ड ऑयल और प्रोटीन होते हैं, इसमें कोरिएंडरॉल होता है, कैम्फर होता है, और जेरानियोल होता है, लाइमोनिन और बोरोनियोल। अगर तुम्हें ये चौथी लाइन याद हो रही है तो चुपचाप ये चौथी लाइन याद कर लेना केमिकल कंस्टिट्यूएंट की। ठीक है, फिर नेक्स्ट थेरापेटिक यूज क्या है, ये एंटी स्पाज्मोटिक है, ऐठन नहीं होने देता है पेट में, जो भी गट डिसऑर्डर है, मतलब आंतों की जो भी दिक्कत है, डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट है, उस चीजों को सही करता है। डायूरेटिक इफेक्ट है इसका, जिससे ब्लड वॉल्यूम को भी रिड्यूस कर देता है, जिससे कि हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट कर सकते हैं हम इससे। है ये स्टमक को रेगुलेट करने वाला, लेकिन इसने डायूरेटिक और डायूरेटिक का इफेक्ट दिया, ब्लड वॉल्यूम को कम किया, जिससे उसने हार्ट पे भी अपना रोल दिखा दिया। किसने, धनिया ने। ठीक है, और साथ ही साथ वोलेटाइल ऑयल क्या करता है, ब्लड शुगर भी कम करता है।
ठीक है, डायबिटीज पेशेंट में भी काम आया, ब्लड प्रेशर पेशेंट में भी काम आया, साथ साथ स्टमक की दिक्कतों के साथ साथ इसने हार्ट और डायबिटीज में भी रोल दिया धनिया ने। फिर फेनल, सौंफ, सौंफ का जो है कहाँ से मिलता है भैया, ये मिलता है ड्राई फ्रूट, जैसे कि धनिया ड्राई फ्रूट से मिलता था, वैसे ही ये भी मिलता है फोइनिकुलम वल्गैरे से। फैमिली इसकी अम्बेलिफेरी है। इसमें क्या क्या है, वोलेटाइल ऑयल है, प्रोटीन्स हैं, फिक्स्ड ऑयल्स हैं, और साथ ही साथ जो नाम याद करना है, फेनोलिक ईथर है और फेनकोन है। फेनकोन, फेनल का फेनकोन ये उपस्थित है। इसका यूज कार्बोनेटिव की तरह, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह, फ्लेवर बढ़ाने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए, जो भी स्मूथ मसल में स्पाज्म ऐंठन होती है उसको दूर करने के लिए, फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में दिक्कत आती है उसको सही करने के लिए, लैक्टेशन, जो प्रेग्नेंट वुमेन डिलीवरी के बाद बच्चे देती हैं तो उनमें मिल्क प्रोडक्शन ब्रेस्ट में अच्छे से हो सके फीडिंग के लिए बच्चों के, तो उसको इंक्रीज कराती हैं। और साथ ही साथ ये एंटी माइक्रोबियल है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। नेक्स्ट आया जिंजर। जिंजर देखो भैया, ये ड्राइड राइजोम है, ये राइजोम है, ठीक है, और किसकी, जिंजीबर ऑफिसिनेल की, इसकी फैमिली जिंजीबरेसी है। इसमें क्या उपस्थित है, इसमें जो है कहते हैं वोलाटाइल ऑयल उपस्थित है और स्टार्च उपस्थित है, रेजिनस मास उपस्थित है, ठीक है। और कोई नाम यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें एक जिंजेरॉल उपस्थित है। क्या उपस्थित है, जिंजेरॉल। दूसरा नाम सेस्क्विटर्पीन उपस्थित है इसमें। तीसरा नाम अल्फा जिंजिब्रॉल और अल्फा फार्नेसिन और अल्फा बिसाबोलिन। तो इसमें से ये जो ना, और जिंजेरॉन और शोगॉल। अब आप लोग देख लीजिए कि आपको कौन सी आपकी जुबान पर रहता है, वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट कोई 2 या 4 आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि आपने सारे नहीं लिखे तो आपका नंबर कट जाएगा। आप इनमें से कोई 2 या 4 जो आपको अच्छे से याद हो जाए वो लिख लीजिएगा, आपको नंबर मिलेगा। फिर थेरापेटिक यूज, ये उल्टी रोकने में काम आता है, कार्मिनेटिव की तरह काम आता है, स्पाज्मोलाइटिक की तरह काम आता है, ठीक है। फ्लेवरिंग एजेंट की तरह काम आता है, हर जगह ये तो लिख ही सकते हैं। जिस पेप्सिया, पेप्सिन नहीं बनने देगा और गैस नहीं बनने देगा, स्टमक में पेन नहीं होने देगा, सर्दी जुकाम अस्थमा में काम आएगा, जो गला फटा फटा सा रहता है उसको ठीक करने के काम आता है, सोर थ्रोट, लॉस ऑफ वॉइस, इसमें काम आता है। फिर आया ब्लैक पीपर। ये कहाँ से मिलता है भाई, ये अनराइप फ्रूट है, ये राइप नहीं है, कच्चा है। और किससे मिला, पाइपर निगरम से। फैमिली इसकी भाई यहाँ पे नहीं लिखे क्या, मिर्टेसी ऐसे इसकी फैमिली होती है, ठीक है, जो मुझे याद है जहां तक, मिर्टेसी, ठीक है। देख लेना यही है कि नहीं, शायद हमको यही लग रही है, मिर्टेसी फैमिली है इसकी। अब केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसमें पाइपरीन है और लॉरिक एसिड है, कैरोटीन है, पाल्मिटिक एसिड है और पाइपरीन है। तो ये 4 केमिकल कंस्टिट्यूएंट याद कर लेना। थेरापेटिक यूज का, दर्द में काम आता है, बुखार में काम आता है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम आता है, प्रिजर्वेटिव, चीजों को संक्रमण से बचाने में काम आता है, एपेटाइट इंक्रीज करने में काम आता है, भूख बढ़ाने में काम आता है, एंटी माइक्रोबियल सूक्ष्म जीवाणुओं को मारता है, स्वेलिंग में को कम करने में काम आता है, सर्दी खांसी और सांस न ले पाने में की दिक्कतों में काम आता है। काली मिर्च। क्लोव देखो, क्लोव जो है ये फ्लावर बड है। क्या है, फ्लावर बड, कली, फूल की कली है ये, वो भी किस, उसकी प्लांट की, यूजेनिया कैरियोफाइलस की। इसकी फैमिली मिर्टेसी है। पता नहीं मिर्टेसी क्लोव की है तो ब्लैक पीपर की क्या फैमिली है, देख लेना बच्चों फैमिली क्या है ब्लैक पीपर की, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है, देख लेना। क्लोव की मिर्टेसी है तो उसकी भी शायद वो जो भी है, अभी यहाँ किताब में देखूंगी तो टाइम लगेगा, आप लोग देख लेना। फिर क्या कहते हैं, ये आया क्लोव में क्या क्या उपस्थित है, वोलेटाइल ऑयल है और यूजेनॉल है, एसिटिल यूजेनॉल है, गैलोटैनिक एसिड है और साथ ही साथ इसमें कैरियोफाइलिन्स है। और कैरियोफाइलिन तो इतना याद होगा, यूजेनॉल, एसिटिल यूजेनॉल, गैलोटैनिक एसिड और कैरियोफाइलिन्स और कैरियोफाइलिन, ये इसमें उपस्थित है। इसका काम क्या क्या है, एंटीसेप्टिक, कार्मिनेटिव, एरोमेटिक, फ्लेवरिंग एजेंट। 4 यूज तो यही हो गया, ठीक है। उसके बाद एंटी एमेटिक, उल्टी दूर करने में, साथ ही साथ एनास्थेटिक, बेहोशी के लिए दांतों के डॉक्टर बहुत प्रयोग करते हैं इसका, क्लोव ऑयल का, दर्द दूर कर देता है कुछ देर के लिए। इंटेस्टाइन के पैरासाइट्स को मारने के लिए
और साथ ही साथ टूथ एके में, दांत दर्द होने में लोकल एनास्थेटिक के रूप में, और क्लोबाइल पेरिस्टाल्सिस अगर आपका पाचन तंत्र का जो गति है पाचन का वो स्लो है तो उसको बढ़ाने में काम आएगा, भूख बढ़ाने में काम आएगा, खांसी दूर करने में काम आएगा। एक्सपेक्टोरेंट। एस्ट्रिंजेंट जो होते हैं ये क्या करते हैं इनकी सीधे, इसमें ड्रग आती है माइरोबालन। माइरोबालन जो है ये हमें कहाँ से मिलता है, ड्राइड फ्रूट से, किसके, एम्बेलिका ऑफिसिनालिस के, आंवला। ठीक है, एम्बेलिका ऑफिसिनालिस, माइरोबालन भी इसे कहते हैं, एम्बेलिक भी कहते हैं, आंवला भी कहते हैं। तो ये आंवला है, सूखा आंवला, ड्राइड फ्रूट ऑफ एम्बेलिका ऑफिसिनालिस से माइरोबालन मिलता है। इसकी फैमिली U4BAC है। इसमें विटामिन सी होता है, फाइलेम्बेलिन होता है, टैनिन होता है, फास्फोरस, आयरन और कैल्शियम होता है। ठीक है, इसका यूज क्या है, आपके बाल सफेद होने से बचाएगा, ग्रे नहीं होने देगा, डैंड्रफ भगाएगा, लीवर को सही प्रकार से काम कराएगा, हेयर की ग्रोथ बढ़ाएगा, डाइजेशन अच्छा रखेगा, कब्ज नहीं होने देगा, गैस नहीं बनने देगा। फ्लैटुलेंस माने गैस ना बनने दे। ठीक है, पैरालिटिक कंडीशन में मदद करेगा, एंटीबैक्टीरियल, बैक्टीरिया नहीं होने देगा, फंगस का इन्फेक्शन नहीं होने देगा, एलर्जी अस्थमा की जो है उसमें सही करेगा, ट्यूबरकुलोसिस टीबी में भी यूज करेगा, हीमोरेज और डायरिया, पेचिस वगैरह में भी काम, और इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा। आंवला का बहुत रोल है। थैंक यू बच्चों। तो ये वाली स्लाइड आपकी खत्म हुई। ठीक है, तो अभी हो गए क्योंकि स्लाइड पहले से उपस्थित है। कुछ सवाल है, मैं लीव करती हूँ फिर, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस बता दिए थे। और क्या कहते हैं 5B 5C पढ़ लोगे, ऐसा ही है कि वो भी बताना है। अनीश, हाँ अनीश बताओ। हाँ अनीश बताओ। मैम नटमेग नहीं हैगा, स्टोफोडा और नटमेग आगे होगा ना, 5B और 5C में होगा। नटमेग का ही नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्मिनेटिव में ही है एसाफोइटिडा, अच्छा इसमें नहीं है स्लाइड्स में। एसाफोइटिडा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हींग, अगर देख लो बच्चों, मैं एक बार कह रही हूँ, अगर इन स्लाइड्स में कोई भी प्लांट छूट रहा है, कोई भी हर्ब छूट रही है, तो उसको ठाकुर से पूरा कर लीजिए। 5A 5B 5C में कुछ भी छोड़ना नहीं। ठीक है, उसमें से आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को तैयार करिए। मुझे लगता है मेरे पढ़ाने से ज्यादा आपके पढ़ने की जरूरत है, तो मैं क्लास लीव कर रही हूँ। मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आ सकता है। अब बार बार यही पूछते रहोगे, कल इम्तिहान है। ठीक है, 9 बजे से, तो बस चुपचाप पढ़ो, भगवान के नाम लेके हो जाएगा। ठीक है, परसों है। हाँ, तो अब पढ़ो अपने आप से चुपचाप। ठीक है मैम, कापी में पैसा भी रख सकते हैं? ये क्या बात होती है, कॉपी में पैसा वैसा नहीं, ये सब कौन सिखाया है तुम्हें? कॉपी में पैसा, लड़के वैसे बदतमीज होते हैं, रख देते हैं बहुत सारे, उनकी बातों में मत आना। ऐसे रखते हैं लड़के लोग, लेकिन अगर ऑनलाइन कॉपी चेक हुई तो पैसा वैसा बर्बाद चला जाएगा, समझे? ऑनलाइन कॉपी चेक, कापी कोई इफेक्ट नहीं। अभी बी फार्मा का इम्तिहान हुआ था, ऑनलाइन कॉपी चेक हुई थी, हमने भी ऑनलाइन चेक की है कंप्यूटर पे ही। तो लाख पैसा रखो, उसका फायदा नहीं होगा। ठीक है, नुकसान। हाँ, अरे पैसा रखोगे तो जब वो पैसा उस टीचर को मिलना ही नहीं है, किसी और को बीच में मिल जा रहा है, तो तुम्हारा फायदा होगा क्या? तो पैसा वैसा मत रखना। ठीक है, वैसे कॉपी नहीं चेक हो रही है इस समय, अब ऑनलाइन ही चेक हो रही है, तो ज्यादा टेंशन मत लो अभी। ठीक है, पढ़ो। आलोक, हाँ आलोक बताओ। क्या है पैसा रखने की ये कॉपी में? मैथ का पेपर था, तभी सब बच्चे घबरा गए थे। तो सर बोले थे मैथ के पेपर में, हाई स्कूल में जब भी मैं था, तो सर बोले थे कोई टेंशन नहीं है, मैथ में बैक लगेगा तेरा, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा डाल देना। मैं कुछ भी नहीं किया, 23 नंबर आया था मैथ में, खाली फेल हो गए थे। नहीं मैम, 23 नंबर पास मार्किंग सर ने दे दिया था, जो भी चेक किए थे, जो भी सर चेक किए थे या मैम चेक किए थे, पास मार्किंग दे दिए थे। और वैसे में 2 घात रैखिक समीकरण युग्म और ये किसी के हाथ में जाएगी तब तो वो नंबर देगा, जब कॉपी ऑनलाइन चेक होगी तो कैसे उसमें पैसा कंप्यूटर से निकल। हाँ, ये तो सही है, लेकिन कैसा हम लोग के समय में पहला जब भी कॉपी जमा करते थे ना, टीचर वहीं पे झाल लेते थे। ऐसी बातें हैं, सब्जेक्ट पढ़ लो बेटा। मैं समझ गई तुम हाई स्कूल में ऐसा हो गया था,
ज्यादा होप मत दो उसको, अनीश को, कि पैसा देके पास जाते हैं। नहीं, अरे मैम मैं भी रखा नहीं था, खाली 23 नंबर मुझे पास मार्किंग मिला। मैं सर से बोला मैं रखूंगा नहीं, चाहे फेल हो जाऊंगा, चलेगा मुझे। नहीं थे? अच्छा, बहुत अच्छा किया। नहीं मैम, पैसा से मैं बोला अरे संदीप, पैसा मिलेगा भी नहीं ना, क्योंकि ऑनलाइन क्लास। संदीप भैया कॉपी चेक इस बार संदीप भैया हाई स्कूल में फिर से नाम लिखाए थे, वो पैसा डाले थे और उनमें पैसा नहीं डाले थे, नंबर लिखे थे अपना। तो सर ने इनके पास फोन लगा के इनसे पैसा भी मांगा था, शायद लाइव में होंगे भी ये। अच्छा, चलो ठीक है, कोई नहीं, ये सब बातें नहीं करते हैं। अभी हमारा इम्तिहान है ना परसों, तो उसको पढ़ते हैं। मैम मेरा भी अभी मेरा नहीं है, फिर भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। इसीलिए इतना बोल रहे हो हैं, नहीं टेंशन में होते। चलो नहीं, हाँ टेंशन में होता मैम, अगर पेपर होता है 1-2 दिन रहता तो टेंशन में पूरा, मतलब अब तक प्रॉपर्ली पूरा। हमें सबके बारे में सोचना है। चलो, है ना? हाँ मैम, ठीक है। ठीक है, 5B तो लेना नहीं है, अब उसी से पढ़ो। जब हमने बता दिया बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, यूजेस, ठीक है, तो अब मैं लीड कर रही हूँ। अगर कोई दिक्कत होगी तो विदित सर को आप मैसेज करके बताइए, ठीक है? बहुत बढ़िया पढ़ो, सब लोग पास हो जाओगे, टेंशन ना लो एकदम।